हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 3 ऑफ द चैप्टर थर्मोडायनामिक्स। आज हम करेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। पार्ट नंबर 2 में मैंने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में बताया है। थर्मोडायनामिक्स के टोटल 4 लॉज होते हैं: जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो आज हम ब्रीफली इन चारों लॉज के बारे में पढ़ेंगे और एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, zeroth law of thermodynamics. This law gives us an idea about heat. According to this law, if two systems are in thermodynamic equilibrium with a third, they are the thermodynamic equilibrium with each other. Suppose 3 systems हैं हमारे पास: A system, B system and C system. If A and C are thermodynamically equilibrium and C and B are also thermodynamically equilibrium, then A and B system is also thermodynamically equilibrium. अगर A C के साथ थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम में है और C B के साथ थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम में है, तो A और B भी थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम में होगा। सपोज हमारे पास एक बहुत बड़ा चैम्बर है। इस चैम्बर में सेपरेशन कर रखा है 2 वॉल्स के साथ में, जिससे 3 चैम्बर्स बन गए हैं, A, B और C। ये 3 चैम्बर्स हो गए हैं। 3 चैम्बर्स में सपोज यहाँ वाटर है और वो भी अलग अलग डिफरेंट टेम्परेचर्स के साथ में। तीनों चैम्बर्स में अलग अलग टेम्परेचर के वाटर हैं। इनिशियल स्टेज पे तीनों का टेम्परेचर अलग अलग है, लेकिन इनके बीच में जो वॉल्स है ये है थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स। इन थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स से ये जो टेम्परेचर है ये क्या हो सकता है, एक्सचेंज कर सकते हैं। और एक कंडीशन ऐसी आती है जब A की इंटरनल एनर्जी B की इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो और B की इंटरनल एनर्जी C की इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो रही है, तो A और C में भी इंटरनल एनर्जी या हीट इक्वल होगी। तो ये कहलाता है थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम। ये है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें केवल हीट एक्सचेंज हो रहा है, वर्क डन नहीं हो रहा है। इस बात का ध्यान रखें कि जीरोथ लॉ केवल हीट की बात कर रहा है, इसमें वर्क डन नहीं हो रहा है। सेकेंड आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं, रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसका मैथमेटिकल इक्वेशन होती है डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W। डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू चेंज इन हीट Q प्लस वर्क डन W। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। जो भी आइसोलेटेड सिस्टम है उसकी एनर्जी कांस्टेंट होती है। सपोज हम अगर इस पूरे यूनिवर्स को एक सिस्टम माने, सिस्टम क्या है जिसको ऑब्जर्वेशन में लेते हैं, इस पूरे यूनिवर्स को हमने ऑब्जर्वेशन में ले लिया और इस पूरे यूनिवर्स को हमने सिस्टम मान लिया, तो इस यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी है वो अगर हम सब टोटल करेंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट पे जो भी एनर्जीज की वैल्यू है, लेकिन इनका जो सब टोटल है वो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। इसलिए इस लॉ को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, क्योंकि जो आइसोलेटेड सिस्टम है उनकी एनर्जी कांस्टेंट है, कंजर्व्ड है। इसलिए डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W। थर्ड बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मैं आपको एक नए वर्ड से इंट्रोड्यूस कराऊंगी जिसका नाम है एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है? कियोस, अव्यवस्था। अव्यवस्था, अगर हम देखें गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स रैंडमली कहीं पर भी मूव करते हैं। अगर गैसियस स्टेट में हीट प्रोवाइड की जाए तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये और अधिक मूव फास्टर करेंगे, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी इन मॉलिक्यूल्स को और ये और अधिक फास्टर मूव करेंगे रैंडमली और अधिक कियोस होगा। इस कियोस को ही एंट्रोपी कहा जाता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस। यूनिवर्स में एंट्रोपी, कियोस इंक्रीज हो रहा है, हमेशा लगातार कियोस बढ़ रहा है। यूनिवर्स में कियोस लगातार बढ़ रहा है, समझ सकते हैं इस चीज़ को। और दैट परपेचुअल मोशन ऑफ मशीन इज इम्पॉसिबल। परपेचुअल मोशन ऑफ मशीन, अगर कोई मशीन को हम स्टार्ट करें और वो लगातार कई सालों तक, सदियों तक चलती ही रहे, ये इम्पॉसिबल है।
किसी भी मशीन का सतत क्रिया करना, परपेचुअल मोशन यानी सतत क्रिया करना इम्पॉसिबल है। इन लॉज को हम आगे भी और डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ लॉ, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आप जानते हैं कि एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है। एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड, और -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम 0 होता है। अगर वॉल्यूम 0 होगा तो क्या मैटर पॉसिबल है? किसी भी मैटर के पॉसिबल होने के लिए उसका वॉल्यूम चाहिए, कुछ ना कुछ सर्टेन वॉल्यूम होगा तभी वो मैटर पॉसिबल है। अगर सपोज 0 वॉल्यूम है तो नो मैटर, और नो मैटर है तो एंट्रोपी 0, देयर इज नो कियोस, सो एंट्रोपी भी 0 है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, थर्ड लॉ हमने पढ़ा है जिसमें कि क्या बताया जा रहा है कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। जो एंट्रोपी है वो यूनिवर्स की लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे में क्या एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर हो सकता है किसी मैटर का? क्योंकि एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर पे 0 वॉल्यूम है, नो मैटर है, नो कियोस, नो एंट्रोपी, बट दिस इज नॉट पॉसिबल. So, according to this law, third law of thermodynamics concern the entropy of an object at absolute 0 temperature and implies that it is impossible to cool a system at the way to absolute 0. किसी भी सिस्टम को एब्सोल्यूट 0 डिग्री पर कूल करना पॉसिबल नहीं है। ओके, ये बात की है हमने जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसमें हम नोटिस करते हैं वर्क डन इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इन केमिस्ट्री। इसका फर्स्ट लॉ का जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्यू इज इक्वल्स टू चेंज इन हीट एंड डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। हम जैसे जैसे इसको पढ़ेंगे आगे तो इसे आप और अच्छे से समझ पाएंगे। जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो प्रोडक्ट में भी गैशियस हो सकता है या में भी रिएक्टेंट जो है वो गैशियस हो सकते हैं। तो उनका जब वॉल्यूम बढ़ेगा, जब उनका प्रेशर बढ़ेगा तो साथ साथ में वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और जब उनका वॉल्यूम घटेगा तो इसका मतलब उनका प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है, और इसका मतलब कि प्रेशर और वॉल्यूम में भी एक रिलेशन है। तो आज हम पढ़ रहे हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। सपोज एक सिलेंड्रिकल चैम्बर है जिसमें केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। इनिशियल स्टेज पे इसका जो वॉल्यूम है VI यानी V इनिशियल स्टेज पे वॉल्यूम है, इसमें प्रेशर है P, और साथ ही साथ में ये अटैच हो रखा है एक पिस्टन से। ये पिस्टन क्या है? फ्रिक्शन लेस है और वेटलेस पिस्टन है, जिसमें कि आउटर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो है Px यानी एक्सटर्नल प्रेशर Px। अगर रिएक्शन के दौरान इस सिलेंड्रिकल चैम्बर में रिएक्शन के दौरान अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, सिलेंड्रिकल चैम्बर के अंदर जब रिएक्शन हो रही है और उस दौरान प्रेशर डिक्रीज हो रहा है यानी वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, और सपोज यहाँ पर रिएक्शन के दौरान प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। तो ये बता रहा है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। सपोज हमने 1 मोल ऑफ आइडियल गैस ली है इस सिलेंड्रिकल जार में, और 1 मोल ऑफ आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है STP पर 22.4 लीटर्स। अगर ये फिक्स है, ये जार फिक्स है किसी भी पिस्टन के साथ में जो कि फ्रिक्शन लेस है और वेटलेस है, इजीली डाउनवर्ड मूव कर सकता है, इजीली अपवर्ड मूव कर सकता है। अगर सराउंडिंग का प्रेशर यानी एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है किससे? इनसाइड द सिलेंड्रिकल, इनसाइड द जार प्रेशर से एक्सटर्नल प्रेशर अगर ज़्यादा है तो पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा। पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा। क्यों करेगा? पिस्टन डाउनवर्ड मूव करेगा, क्योंकि जब तक, और कब तक करेगा? जब तक कि उसका प्रेशर इनसाइड द जार प्रेशर इक्वल ना हो जाए एक्सटर्नल प्रेशर के। दोनों प्रेशर जब इक्वल हो जाएंगे उस पोजीशन पे पिस्टन स्टॉप हो जाएगा। सपोज पिस्टन मूव करता है कहाँ से? V इनिशियल से लेके V फाइनल पोजीशन तक, ये L लेंथ है। इस L लेंथ तक पिस्टन मूव करता है। इनिशियली पोजीशन यहाँ पर है और फाइनली पोजीशन यहाँ पर है। ये L लेंथ तक इसने मूव किया है, और इसका एरिया कितना है? जितना कि हम इसका जो पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शन कर सकते हैं वो इसका एरिया है। तो पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शन करेंगे वो एरिया, और लेंथ इतनी कितनी हो जाएगी? L इंटू A इज इक्वल्स टू डेल्टा V, एंड डेल्टा V इज इक्वल्स टू V फाइनल माइनस V इनिशियल।
volume of final minus volume of initial is equals to delta V. So delta V is equals to V final minus V initial is equals to length into area. और जब Vf यानी फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू जो है V इनिशियल वॉल्यूम से कम आती है तो डेल्टा V की वैल्यू भी नेगेटिव में आती है। हम सोच सकते हैं इसको कि Vf माइनस Vi यानी V फाइनल पोजीशन पे जब हो रहा है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अगर फाइनल वैल्यू में से कम है, अगर कम में से ज़्यादा को घटाएंगे तो वो जो डिजिट आएगी वो नेगेटिव में आएगी। तो डेल्टा V की वैल्यू जो है नेगेटिव होगी। कब होगी? व्हेन Vf इज ग्रेटर देन Vi। ये हो रहा है जब ये कंप्रेशन हो रहा है, जब पिस्टन डाउनवर्ड्स मूव कर रहा है, तब ये कंडीशन आ रही है कि Vf की वैल्यू जो है वो लोअर है Vi से। जबकि अगर सपोज ये उल्टा हो जाए कि पिस्टन डाउनवर्ड से अपवर्ड मूव कर रहा है, V इनिशियल ये हो और ये V फाइनल है, Vf की वैल्यू मोर देन Vi है, तो ऐसी कंडीशन में डेल्टा V की वैल्यू मोर देन होगी। ये कहा जाएगा, ये देखो पिस्टन जब ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है तो ये है वर्क ऑन द सिस्टम, एंड अगर पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ये है वर्क बाय द सिस्टम। तो ऐसे में क्या होगा, डेल्टा V की जो वैल्यूज है पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग आएगी। जब किया जाएगा वर्क ऑन द सिस्टम तो डेल्टा V की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आएगी, लेकिन वर्क बाय द सिस्टम होगा तो डेल्टा V की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। सो डेल्टा V इज इक्वल्स टू Vf माइनस Vi is equals to L into A, L into area A. This is equation number 1. हम जानते हैं कि pressure is equals to force upon area. And what is force? Force is equals to pressure into area. External pressure into area is equals to force. This is equation number 2. We know that work is equals to force into distance. And force, ये second number equation से हमने निकाला है, force is equals to external pressure into area. Then put the value here. And work is equals to external pressure into area into distance is equals to L. ये distance है L. Then W is equals to external pressure into area into L. This is the equation number 3. From equation number 1, equation number 1 में क्या है? Delta V is equals to L into A. Delta V is equals to L into A. Then delta V is equals to L into A. तो L into A की जगह पर हम delta V लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं W is equals to external pressure into डेल्टा V। डेल्टा V की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव शो हो रही है। नेगेटिव शो क्यों हो रही है? ये नेगेटिव कब होगी? बिकॉज Vi इज ग्रेटर देन Vf। बिकॉज ये Vi जो है इनिशियल पोजीशन पे जो है वो Vf से ग्रेटर है। हम डेल्टा V कैसे निकालते हैं? Vf माइनस Vi। जब Vf की वैल्यू कम होगी Vi से तो ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी। ओके, then because Vi is greater than Vf, इसका मतलब हो रहा है work is done on the system। इस सिस्टम पे वर्क डन हो रहा है, ये है नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा V। एंड W इज इक्वल्स टू माइनस Px माइनस, ओके, मैंने आपको लास्ट पार्ट में इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ा रखा है। इंटरनल एनर्जी क्या है? जब इंटरनल एनर्जी वर्क ऑन द सिस्टम होती है तो ये पॉजिटिव में होती है, और वर्क डन बाय द सिस्टम होती है तब इंटरनल एनर्जी नेगेटिव में होती है। और यहाँ पर इंटरनल एनर्जी वर्क के रूप में है। यहाँ वर्क नेगेटिव में क्यों आ रहा है? जब सिस्टम खुद वर्क कर रहा है। जब सिस्टम खुद वर्क करेगा, सपोज ये जो पिस्टन है नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, जब सिस्टम खुद वर्क करेगा, सिस्टम के ऊपर वर्क नहीं किया जा रहा है, जब सिस्टम के ऊपर वर्क किया जा रहा है, वर्क ऑन द सिस्टम हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव में आती है। जबकि सिस्टम खुद वर्क करता है, वर्क बाय द सिस्टम होता है, तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव में आती है। तो यहाँ पर ये W क्या शो कर रहा है? ये नेगेटिव में है। इसका मतलब है कि वर्क डन बाय द सिस्टम। इफ वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो माइनस एक्सटर्नल प्रेशर इनटू Vf माइनस Vi। Vf minus Vi is equals to delta V. We know this very well. ये कब हो रहा है? वर्क डन बाय द सिस्टम। ये नेगेटिव वैल्यू आप इसको बिल्कुल भी टेंशन लेके ना पढ़ें। बिल्कुल ये चीज़ मैंने आपको पहले से बता रखी है, इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में मैंने आपको पहले से बता रखा है कि इंटरनल एनर्जी जब सिस्टम खुद वर्क करता है तो उसकी खुद की इंटरनल एनर्जी कम होती है। जितनी उसकी इंटरनल एनर्जी इनिशियल होगी, अगर सिस्टम खुद वर्क करेगा तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी।
सपोज हमारे में जो एनर्जी है, हम एक सिस्टम है और मैंने बहुत ज़्यादा दौड़ लगाई, तो मेरी जो इंटरनल एनर्जी है वो कम हो जाएगी। तो यही चीज़ बताई जा रही है कि यहाँ जो W है ये नेगेटिव P एक्सटर्नल क्यों शो कर रहा है, यहाँ पर नेगेटिव इसलिए शो कर रहा है कि जब सिस्टम खुद वर्क करेगा तो इसकी जो वैल्यू आती है ये नेगेटिव में आती है। W इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्स इंटू वी एफ माइनस वी आई, दिस इज द W। एंड गैस एक्सपैंड्स, अगर गैस एक्सपैंड हो रही है तो क्या होगा, वी एफ इज ग्रेटर देन वी आई, और ऐसी कंडीशन के अंदर W इज इक्वल्स टू नेगेटिव, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा तो नेगेटिव में वैल्यू आएगी W की। और गैस कॉन्ट्रैक्ट्स देन वी एफ इज स्मॉलर देन वी आई, देन W इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस दोनों ही सेम हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो W की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव कब आएगी, जब गैस एक्सपेंड्स होगी या गैस कॉन्ट्रैक्ट्स होगी। इसी टॉपिक को हमें नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 में भी करना है, तो मिलते हैं बच्चों पार्ट नंबर 4 में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।